हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका माय दिशा अकेडमी में। और दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नई सीरीज जिसको आप जानेंगे द हिंदू बाइट के नाम से। डेली आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया जाएगा और उसको पूरी शिद्दत से आपको एक्सप्लेन करके आपकी मेंस के लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत होती है आज के सेशन से जो G20 समिट को लेकर है। तो इस सेशन में बने रहने के लिए पूरे सेशन को वॉच करिए, नोट्स बनाइए और पूरी शिद्दत से पढ़ाई करिए। और साथ ही साथ अगर कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दिए। चलिए चलते हैं हम अपने सेशन के साथ और देखते हैं क्या क्या है आज के इस द हिंदू बाइट के पहले सेशन में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द हिंदू का ये जो सेशन में लेकर आया हूं, आपको मैंने बोला ना पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो G20 समिट जिसको ग्रुप 20 समिट के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको पहले जाना जाता था समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी ये टॉपिक क्यों हाईलाइट में आया है, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज आई जिसमें इंडिया ने G20 समिट जो कि वो होल्ड करने वाला है 2023 के लिए, उस समिट में बुलाया है एज अ गेस्ट कंट्री 6 कंट्रीज को, जो कि हैं बांग्लादेश, यूएई, सिंगापुर, स्पेन, मॉरिशस और ओमान। अब ये गेस्ट कंट्रीज कौन सी होती हैं? गेस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जो कि एक्चुअल में किसी ग्रुप का पार्ट नहीं होती। जैसे इंडिया G7 का पार्ट नहीं है और जब उसको बुलाया जाता है तो एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया जाता है। तो उसी तरीके से ये 6 कंट्रीज भी G20 कंट्रीज का पार्ट नहीं है और इन्हें एज अ गेस्ट इंडिया ने इन्वाइट किया है अपने यहाँ होने वाली अगले साल G20 समिट के लिए। अब इंडिया में क्यों होगी अगले साल G20 की समिट? क्योंकि इंडिया को मिल गई है प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट ईयर और प्रेसिडेंसी मिलने के साथ साथ इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा 200 G20 रिलेटेड मीटिंग्स, क्योंकि ये जिम्मेदारी होती है उस कंट्री की जिसको मिलती है प्रेसिडेंसी। G20 समिट में अगर कहा जाए तो ये समिट तो ग्रैंड मीटिंग होती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट आता है। इसके अलावा G20 और भी कई छोटी छोटी मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करती है और उनमें बहुत सारे सुझाव लिए जाते हैं। इस साल बहुत सारी चर्चाएं गर्म हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस साल किसके पास है सर G20 की प्रेसिडेंसी और कौन होल्ड कराने वाला है मीटिंग? तो इस साल की प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास और इंडोनेशिया ऑर्गेनाइज करा रहा है मीटिंग। और ये थोड़ी सी चर्चाओं में इसलिए बना हुआ था क्योंकि रशिया को बुलाने की बात थी कि भाई रशिया को कौन बुलाएगा, क्योंकि रशिया को बुलाना मतलब इंटरनेशनल पटल पर आपका एक विभाजित तौर पर दिखना कि आप रशिया की तरफ है कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूके यूएस द्वारा ड्रिवन फ्रंट में। अब इसी के साथ साथ एक और सवाल आ जाता है, सर इंडोनेशिया से पहले किसके पास प्रेसिडेंसी थी? तो इंडोनेशिया से पहले प्रेसिडेंसी इटली के पास थी। फिर एक सवाल आता है कि सर क्या इनकी मतलब इटली, इंडोनेशिया और इंडिया मतलब ऐसा कोई ग्रुप होता है जहां पर लगातार वाले कुछ होते हैं? तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल है। अगले स्लाइड पे तो नहीं वादा कर सकता, लेकिन हाँ आगे आने वाले सेशन में आपको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलिए सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। G20 है क्या? G20 सबसे पहले तो एक दिमाग में बात बना लो कि ये इनफॉर्मल ग्रुप है और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होने की वजह से इसका कोई पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर तब होता है जब एक फॉर्मल ग्रुप होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब फॉर्मल ग्रुप्स है, एक हेडक्वार्टर है। लेकिन G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये ग्रुपिंग है, लोग मिलते हैं और प्रेसिडेंसी इसी तरह रोटेट होती रहती है। जहां प्रेसिडेंसी होती है वो सेक्रेटेरिएट मान लिया जाता है, उनका काम होता है मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना। इस ग्रुप में दुनिया के मेजर डेवलप कंट्रीज भी हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, जिसकी वजह से ये ग्रुप दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम यहाँ पर G20 के मेंबर्स को देखो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो P5 कंट्रीज मिल रही है कि नहीं? P5 कंट्रीज यानी कि परमानेंट 5 कंट्रीज। अब परमानेंट 5 कंट्रीज में कौन कौन है? यूके, फ्रांस, यूएस, उसके बाद यहाँ पर चाइना, रशिया, ये हो गए आपके 5 P5 कंट्रीज। अब इन P5 कंट्रीज के बाद अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है G7 कंट्रीज का, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज है। इनको याद करने के लिए ट्रिक है फाजी यूजीसी। अब फाजी यूजीसी को अगर देखना चाहते हो तो उसको पहले फर्जी यूजीसी बोलो। फर्जी यूजीसी क्यों? क्योंकि पहले इस G7 का मेंबर था रशिया, तब मैं इसको पढ़ाता था फर्जी यूजीसी के तौर पर। फिर रशिया के हट जाने के बाद मैंने भी आर हटा के फाजी यूजीसी कर दिया, जहां पर एफ आपका फ्रांस के लिए, ए अमेरिका के लिए है, आर रशिया के लिए, जे जापान के लिए, आई इटली के लिए, यू यूके यानी कि इंग्लैंड वाला, जी जर्मनी के लिए और सी कनाडा के लिए। तो इसे याद कर सकते हो। फिर G20 कंट्रीज में देखो तो P5 भी आ गया, G7 भी आ गया, G8 वाला रशिया भी आ गया और बाकी एक्स्ट्रा डेवलपिंग कंट्रीज भी आ गए।
इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर ग्रुप की, तो इस ग्रुप की ताकत क्यों सबसे प्रबल मानी जा रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास है, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास है। यही नहीं, दुनिया के कई कंट्रीज इसका हिस्सा बनना चाहती है, जिसके लिए अगर आप देखोगे तो नाइजीरिया को भी बोला जा रहा था कि वो मेंबर बन सकता है, लेकिन एन मोमेंट पर उसको मेंबरशिप से रोक दिया गया, वरना वो बन जाता G20 का 20th मेंबर। अब सवाल आएगा, सर आप कह रहे हो 20th मेंबर, तो मतलब G20 में क्या 20 लोग नहीं है? हैं, लेकिन कंट्रीज केवल 19 है। बाकी एक कौन है? एक है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इसको याद रखना, यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ कंट्री बट अ मेंबर ऑफ G20। और अगर नाइजीरिया मेंबर बन जाता तो वो 20वां कंट्री होता जो इसका मेंबर होता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि G20 में अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी समिट्स और मीटिंग के साथ साथ G20 नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ भी मीटिंग्स में एंगेज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पर कि क्या G20 नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ एंगेज करता है मीटिंग में, और उनमें वो हो सकता है आपके सामने पॉइंटर्स के तौर पर ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स रख दे। G20 जब बिजनेसेस के साथ एंगेज करता है तो उस मीटिंग को B20 कहते हैं, सिविल सोसाइटीज के साथ जब एंगेज करता है तो उसको C20 मीटिंग कहते हैं, लेबर्स के साथ एंगेज करता है तो L20 मीटिंग कहते हैं, थिंक टैंक्स के साथ एंगेज करता है तो T20 मीटिंग कहते हैं। T20 वो क्रिकेट वाला T20 मत समझना। और यूथ के साथ जब एंगेज करता है तो उस मीटिंग को Y20 मीटिंग कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है G20 का, जहां पर वो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स के साथ भी एंगेज करके उनके आइडियाज, उनके व्यूज, उनके पर्सपेक्टिव को जानकर आगे की पॉलिसीज के लिए सुझाव देता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और ये सारे जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो हर साल ऑर्गेनाइज होते हैं, और इनका आउटकम G20 लीडर्स के सामने रखा जाता है। कौन लीडर? जो हेड ऑफ स्टेट, यानी कि समिट में, ठीक है, जो मेन मेजर समिट होती है। G20 की शुरुआत अगर देखा जाए तो G20 की शुरुआत हो गई थी साल 1999 में, 1999 में, जब सबसे पहली मीटिंग हुई थी बर्लिन में। सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? बर्लिन में। और ये बर्लिन में जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग का मेन मुद्दा था 1997 में होने वाला एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको एशियन कंटेजन भी कहा जाता है, इस समय बहुत सारी कंट्रीज ने करेंसी डिवैल्यूएशन किया था, और जिसकी वजह से 1997 के समर्स के अराउंड पूरी एशियन मार्केट में करेंसीज गिरना शुरू हो गए थे। उसका रीजन था कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने, जिन्होंने ये डिवैल्यूएशन किया था, उन्होंने अपनी करेंसी को पेग अप नहीं किया था यूएस करेंसी के साथ, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू घटती चली गई। और ये सिलसिला सबसे पहले शुरू हुआ था थाईलैंड में, फिर धीरे धीरे पूरे एशिया में फैला, करेंसी डिक्लाइन करने लगी। और ये मुद्दा देखा गया कि फिर स्टॉक मार्केट डिक्लाइन की, उनका इंपोर्ट रेवेन्यू खत्म होता चला गया, और गवर्नमेंट केओस में आ गई। इन सब को बचाने के लिए कूद पड़ा कौन? वर्ल्ड बैंक और IMF। और तब ये बर्डन उठा के पहुंच गया पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया पर जब ये बर्डन पहुंचा तो उसका इम्पैक्ट यूएस और यूके में भी दिखाई दिया। तो अल्टीमेटली 1999 में मीटिंग रखी गई और इस मुद्दे को वहां पर सुलझाने की कोशिश की गई, हेल्प आउट करने की कोशिश की गई एशियन कंट्रीज की। फिर G20 के लिए बहुत चर्चाएं होना शुरू हुई और धीरे धीरे मीटिंग्स बढ़ती रही। फिर आया साल 2008, जिसमें फिर से पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। पूरी दुनिया में अब एक बात आ गई थी कि भाई हमें कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल लीडर्स ऑर्गेनाइज करे। हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल लीडर्स मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट हो। तब 2008 में डिसाइड किया गया था, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा, क्योंकि उस समय यूएस के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। उन्होंने कहा कि अब हम इस मीटिंग को एलिवेट कर देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग, गवर्नर की मीटिंग से बढ़ाकर हम इसको हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग बना देंगे। यानी कि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर जो थे, यानी कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो थे, वो सब आके मीटिंग करते थे। अब हेड ऑफ स्टेट आके मीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर डिसीजन होंगे ना, वो थोड़े से फॉर्मली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे या कंट्रीज तक पहुंचाए जाएंगे, उसका अच्छा इंपैक्ट आएगा। इसीलिए G20 की एक जो सीमेंटिंग कहते हैं ना, कि एक प्रीमियर क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन बॉडी की तौर पर उसकी जो इमेज की सीमेंटिंग हुई, वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ही की। अगर ये क्राइसिस ना आता तो उसके बाद ये पहल ना होती, और पहल ना होती G20 को इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिलता, या इतने बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना ना जाता। क्लियर? G20 समिट आगे आने वाले सालों में देखा गया जाता है कि बहुत सारी मीटिंग्स और बहुत सारे अपने डेवलपमेंट की वजह से जो वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होती है ट्वाइस अ ईयर। देखो
सबमिट वंस अ ईयर होती है, लेकिन ये जो मीटिंग होती है ट्वाइस अ ईयर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है और गवर्नर्स की मीटिंग होती है, ये ट्वाइस होती है, ठीक है। और जो मेगा समिट होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं, वो वंस होता है, ठीक। इसी टाइम पे जब फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर मिलते हैं इन G20 कंट्रीज के, तो यहाँ पर वो IMF और वर्ल्ड बैंक के भी तौर पर मीटिंग कर लेते हैं। यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो मीट कहते हैं ना कि मेजर कंट्री से मीट करना है वर्ल्ड बैंक को या IMF को, तो इसी दौरान वहां पर इस चीज की मीटिंग भी हो जाती है। इन्हीं सब समिट्स में अगर हम बात करें, जैसे वॉशिंगटन DC की समिट, लंदन की समिट, पिट्सबर्ग की समिट, इसमें बहुत सारे मुद्दों को हल किया गया। जैसे कि ब्लैकलिस्ट किया गया था स्टेट्स को। क्यों? ये एक बेसिकली एफर्ट था टैकल करना टैक्स एवेजन। जो स्टेट्स टैक्स एवेड कर रही थी या अवॉइड कर रही थी, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट कंट्रोल की भी बात की गई कि प्रोविजंस बनाने चाहिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लिए। किस पर? हेज फंड्स पे। अब ये हेज फंड्स क्या है, तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। आपको हो सकता है दिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा हो, तो मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो, हेज फंड्स क्या होता है? एक पूल ऑफ मनी होता है, मतलब बंच होता है मनी का, जिसको इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशन दोनों में, ताकि बाय और सेल कर सके स्टॉक्स को, एंगेज कर सके आर्बिट्रेज में, ट्रेड बॉन्ड्स कर सके, करेंसीज, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और ये सब ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादा रिटर्न पा सकें कम रिस्क के साथ। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए कहा गया प्रोविजंस बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हेज फंड, और रेटिंग एजेंसीज को भी ये मैनेज करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा ना हो। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाए, उसको इफेक्टिव करें सुपरविजन के तौर पर, ताकि वो एक अच्छी वॉचडॉग बॉडी बन सके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। प्रपोज करना चाहिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, ताकि जो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं वो उनके फेल होने के चांसेस खत्म हो जाएं, ताकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन से उनको अच्छे से मॉड्यूलेट किया जा सके। एंड अबव ऑल मेंबर्स को रिफ्रेन किया जाए, ताकि जो नए बैरियर्स वो लगा देते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड के एस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रेड होगा तभी इकॉनमी फ्लरिश करेगी। तो ये सारे डिसीजंस यहाँ पर लिए गए। G20 की अगर बात करें तो G20 का कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल बॉडी है। उसका सेक्रेटेरिएट मूव करता रहता है, जैसे जैसे प्रेसिडेंसी मूव करती है वैसे वैसे सेक्रेटेरिएट मूव करता है। मेंबर्स को 5 ग्रुप में बांटा गया है, और 5 में से अगर भारत की बात करें तो भारत ग्रुप 2 में आता है, और उसके साथ उस ग्रुप में रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की है। रशिया, साउथ अफ्रीका भारत के दोस्त हैं, उसी जगह टर्की भारत का दुश्मन। G20 एजेंडा की बात करें, वो अभी भी डिसाइड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा। उसको फाइनलाइज करते हैं यूनिक सिस्टम से। यूनिक सिस्टम किसका है? शेरपास का। इस साल भारत की बात करें तो जो हमारे एक्स CEO हैं नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत। तो नीति आयोग के एक्स CEO अमिताभ कांत साहब को शेरपा बनाया है मोदी जी ने, और इनको असिस्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटर दिया गया है, G20 कोऑर्डिनेटर। और वो G20 कोऑर्डिनेटर है हर्ष श्रृंगला, जो कि पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत के। क्लियर? और जो फीचर है G20 का वो है ट्रोइका मीटिंग। अब देखो ट्रोइका मीटिंग याद आया? ट्रोइका किसका ग्रुप है? अब देखो यहां से पता लगाओ, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया। इटली 2021, इंडोनेशिया 2022 और इंडिया 2023। तो समझ गए ना किसका ग्रुप है? बाकी तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। G20 मीटिंग का एक एस्पेक्ट देखा जाए तो 2019 के इस कोरोना महामारी के बाद वापस से G20 ने अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए अपने एजेंडास में नई चीज़ें जोड़ी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जॉब, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज, इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर, माइग्रेशन, करप्शन, टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, और इन सब के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन सब को अपना मुद्दा बनाकर G20 ने अपनी अहमियत को वापस दुनिया के पटल पर साबित किया और दिखा दिया कि भाई हम वो हैं जो दुनिया के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और इस चीज़ को 2020 में भी और 2021 में भी G20 ने साबित किया था, जब रियाद समिट के दौरान अक्टूबर 2020 में उन्होंने 4 चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया। उन 4 चीज़ों में उन्होंने कहा फाइटिंग द पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक से लड़ना, उसके बाद सेफ गार्ड करना ग्लोबल इकोनॉमी को, एड्रेस करना इंटरनेशनल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, और ग्लोबल कोऑपरेशन को एनहांस करना। ये पूरे दुनिया की समय सबसे बड़ी नीड है।
इसी को वापस से रेसिप्रोकेट करते हुए इटालियन प्रेसिडेंसी के दौरान अगले साल 2021 में क्या किया गया था, फोकस किया गया था 3 ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कि पीपल, प्लैनेट और प्रोस्पेरिटी। यानी कि लोग रहेंगे और अगर वो प्लैनेट से जुड़ के रहेंगे तो प्रोस्पेरिटी मिलेगी। तो लोगों का एनवायरमेंटल वे में कनेक्शन लाना, एनवायरमेंटली लोगों को आगे बढ़ने की नसीहत देना, चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे हो चाहे वो ग्रोथ एस्पेक्ट पे हो, ये इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव था। इस साल की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है और अगले साल की इंडिया के पास। तो अब इंडिया के पास जब प्रेसिडेंसी होगी तो इंडिया का क्या पोटेंशियल है उस चीज को, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पर हमेशा वॉसिफरसली इस प्लेटफॉर्म को यूज करता रहा है इश्यूज को रेज करने के लिए, वो इश्यूज जो बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस रखते हैं दुनिया के लिए और उनका इम्पैक्ट दुनिया के मोस्ट वल्नरेबल कह सकते हैं सोसाइटी को होता है, यानी कि पुअर या आउटड्रिवन सोसाइटीज। लेकिन इंडिया में खुद जब देखा गया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, रेट्स बढ़ते गए, पॉवर्टी डोमेस्टिक प्रोपोर्शन पे बढ़ती गई, तो इंडिया के लिए लीडर बनना उतना ज़्यादा कह सकते हो आसान नहीं रहा। फिर भी इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि देखिए भाई हम में है दम, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर दुनिया को एक मार्गदर्शन के रूप में खड़े हो रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं देखो हम ऐसा कर सकते हैं। और आज दुनिया में सबसे बड़ी सोलर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है और इस सब के साथ साथ भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन के साथ, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशनल रोल अदा कर रहा है, जिसके लिए अगर कहा जाए तो दुनिया उसको अब न्यू इंडिया बोलता है, जहां पर दुनिया इसको एक रिलायबल पिलर मान रही है इकोनॉमिकल ग्लोबल सप्लाई चेन के तौर पर। कोविड-19 के बाद हमने कई नेशंस के लिए सप्लाई चेन का काम किया, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो और भी एस्पेक्ट रहे हो। इंडिया का जो एंडेवर है ना एक स्टैब्लिश करने के लिए कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इंडिया ने G20 के ही 9 कंट्रीज के साथ मिलकर ये एक पूरा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात कही, इससे भी इंडिया का एक लीडरशिप रोल यहाँ पर दिखाई देता है। आई होप इंडिया और G20 के एस्पेक्ट में आपने बहुत सारे पॉइंट्स को याद किया होगा, लर्न किया होगा, सेशन के व्यूज और सेशन के जितने भी यहाँ पर पॉइंटर्स थे उनको समझा होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा हम अपने पहले 3000 सब्सक्राइबर को कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का लिंक देंगे। देखो क्या होता है, डाउट सबको आते हैं और पूछने में हिचकते हैं, कई बार पूछने का साधन नहीं होता। हम दिशा में आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हो। कम्युनिटी पर जाइए, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है आप पोस्ट करिए। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं उन डाउट्स को उन आपके व्यूज़ को बराबर वॉच कर रहा हूँ। अगर कुछ भी ऐसा आएगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। क्लियर? तो आज के हमारे सेशन में ये था हमारा टॉपिक। अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें दी गई 4 कंट्रीज बताइए जो G20 की मेंबर्स है, सारी की सारी। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक लॉन्ग आंसर मैंने आपको दिया है लिखने के लिए, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय G20। इसको भी 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया है, आपको कोई भी डाउट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और नाम रोशन करते रहो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।